आज हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ की। तो चैप्टर 3 है ये एनसीईआरटी का। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज मैं टेक्स्ट से पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूँ आपको। तो एक से एक लाइन आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को, जो लोग लेज़ी लोग हैं, वो पढ़ सकें और उसका मतलब बताऊँगा आपको और उसके बियॉन्ड भी जाऊँगा। तो आपको ये वर्थ इट लगेगा जो आप देख रहे हो वीडियो मेरी। तो देखिए, नेचर ऑफ जो हमारा अर्थ है ये क्या है? क्या है क्रिकेट बॉल की तरह हॉलो बॉल है? कैसा है? तो इसके बारे में, चूँकि धरती का मैप देखा होगा आपने और जो आप कह लो कि एक तरीके से 3D डायग्राम भी देखा होगा। तो ये इसमें सबसे पहले मैं अगर देखा तो ये हॉलो बॉल ही लगता है दूर से कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। बट जो मैप बने होते हैं वो जो गूगल मैप में आप देखा होगा, गूगल अर्थ, तो ऐसा लगता है कि यहाँ धरती है। बट धरती ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल गोल ऐसी ही हो, थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है। और अगर सारा पानी निकाल दें हम लोग पैसिफिक ओशन से, ये सबसे, तो ऊबड़ खाबड़ लगेगा बिकॉज मरियाना ट्रंच गड्ढे में जाएगी और हिमालय पहाड़ बहुत ऊपर जाएगा, तो ऊबड़ खाबड़ सा है। और ऐसा लगेगा कि जो पैसिफिक ओशन जो हमारा है वो बहुत बड़ा तालाब टाइप का दिखेगा, बहुत हज़ारों लाखों किलोमीटर का तालाब दिखेगा आपको। तो वो एक पॉइंट आता है इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें और आगे से। देखिए, जो धरती की जो सतह है, ये धरती की जो सतह है, आप अगर इसको मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये सतह इसकी है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, इसको अगर डिवाइड कर दूँ मैं ऐसे पार्ट में, तो ये कोर हो गया धरती का। बाद में ये हो गया मेंटल, ठीक है, मेंटल हो गया। और मेंटल की एक और भी बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं अपर मेंटल। ये पीले कलर से दिखा दी मैंने, ठीक है, ये पीले कलर से दिखा दी मेंटल मैंने, ये रफली बनाया मैंने आपके लिए। तो ये पीले कलर से लेकर के यहाँ तक ये मेंटल है, और ये जो रेड कलर से जो है यहाँ तक, अगर ये पूरी बना दूँ मैं आपको, तो ये है क्रस्ट, ठीक है, ये क्रस्ट, हालांकि बहुत पतली होती है क्रस्ट। जो लाल वाला हिस्सा है, रेड वाला हिस्सा जो क्रस्ट है, और प्लस जो येलो वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं अपर मेंटल। तो ये हमारा है अपर मेंटल। जब अपर मेंटल और क्रस्ट को मिला देते हैं तब बनता है लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर बोलते हैं। और जो है हरा वाला हिस्सा यहाँ पे है, अगर मैं हरा वाला, ये वाला थोड़ा दिखाऊँ यहाँ पे ऐसे, हरे वाले, पीले और हरे के बीच में एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं एस्थनोस्फेयर। आप अगर समझना चाहो तो जो हनी होता है शहद, उस टाइप का कुछ है ये। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्रस्ट से, इसलिए तो नीचे है ये। बट ये लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा कुछ मान लो आप। तो ये है इसमें, ठीक है। तो यही इसमें बात दिखाई गई है कि अर्थ जो है उसके वोल्केनिक क्रेटर जो आता है वो एस्थनोस्फेयर से आता है। तो जब वो लावा निकलता है यहाँ से, जब लावा इसके धरती के अंदर, ऐसे बोलते हैं मैग्मा। जब ऊपर आ जाता है इसे बोलते हैं लावा, ठीक है। और ये इंटीरियर का जो है बाई प्रोडक्ट होता है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस जब काम करती हैं तो ये हमारे धरती के लैंडस्केप को शेप देती हैं। और चलो मैं टेक्स्ट आपको पढ़ाता हूँ, तब आपको समझ अच्छे से आएगा। वॉट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ? आप नेचर ऑफ अर्थ से क्या इमेजिन करते हो? डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल और हॉलो बॉल विथ थिक कवर ऑफ रॉक्स? क्या आप ऐसा करते हो कि ये क्रिकेट बॉल की तरह है या फिर हॉलो बॉल है ये, क्योंकि दोनों बॉल एक समान होती हैं, क्रिकेट बॉल भी हॉलो बॉल होती है। हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ्स और इमेजेस ऑन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन ऑन टीवी? क्या आपने टीवी पे कभी वोल्केनिक इरप्शंस या फिर आपने लावा निकलते हुए देखा है? कैन यू रिकलेक्ट द इमरजेंस ऑफ हॉट मैग्मा फ्रॉम अर्थ टू? जब वो सरफेस पे आता है उसे लावा बोलते हैं।
डस्ट, स्मोक, फायर, मैग्मा फ्लोइंग ऑन द वोल्केनिक फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती का जो अंदर का है, सिर्फ और सिर्फ हम उससे ही समझ सकते हैं कि धरती के अंदर क्या है। केवल इंटीरियर ऑफ अर्थ से ही हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, और अभी तक कोई भी धरती के अंदर तक नहीं पहुंचा है। ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक्सोजेनिक प्लस एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली शेप कर रही हैं लैंडस्केप को। हमारे जो धरती पर ऊपर से फोर्सेस लग रही हैं, जैसे एटमॉस्फेयर की, रेन की, ये फोर्सेस होती हैं एक्सोजेनिक। और धरती के अंदर से जो फोर्सेस लग रही हैं उसको बोलते हैं एंडोजेनिक। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ अ रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट रहता है, पूरा का पूरा फिजियोग्राफिक कैरेक्टर हम जान नहीं पाएंगे जब तक कि हम एंडोजेनिक प्रोसेस को इग्नोर करेंगे। तो हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एंडोजेनिक फोर्सेस जानें ये क्या है। ठीक है। ह्यूमन लाइफ इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन, कि हाँ जो फिजियोग्राफी रीजन की है, कैसा है, पहाड़ है, नदी है, रेतीली है या कैसी है। तो जो क्षेत्र हमारा है जहाँ रहते हम लोग हैं, तो उसकी जो फिजियोग्राफी है कैसी है, तो उससे हमारी ह्यूमन लाइफ बहुत इम्पैक्ट होती है। देयरफॉर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे फोर्सेस को जानें जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंडस्केप पे। हमारा जो जहाँ रह रहे हैं उसका लैंडस्केप कैसा है, उस क्षेत्र का। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली ऐसा क्यों है, दिल्ली ऐसा क्यों है, गोवा ऐसा क्यों नहीं है। तो लैंडस्केप चूँकि दिल्ली का ऐसा है जहाँ पे अरावली पर्वत हैं इस तरीके से, तो वो लैंडस्केप कैसे बना, ये हमको जानने के लिए हमको एंडोजेनिक प्रोसेस समझनी पड़ेगी। और इसे समझने के लिए हमको जो है अर्थ धरती कांपती क्यों है, सुनामी क्यों आती है, ये भी जनरेट होती है, ये समझना पड़ेगा। और हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ भी समझना पड़ेगा। तो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल जो हमारा लैंडस्केप जो धरती बना हुआ है, पहाड़ इतने सब कुछ, तो इसको समझने के लिए हमको क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीनों लेयर्स को समझना पड़ेगा। हालांकि बहुत लेयर्स हैं इसके अंदर, 3 मेजरली लेयर्स हैं। तो साइंटिस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट ने इन्फॉर्मेशन निकाली है इन लेयर्स के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन लेयर्स की, इसके बारे में समझने के लिए। तो अर्थ की रेडियस 6370 किलोमीटर है और धरती के सेंटर तक कोई नहीं पहुंच सका है। इन कंडीशंस को समझने के लिए साइंटिस्ट हमें बताएंगे कि धरती का इंटीरियर कैसा है और टाइप ऑफ मटेरियल कैसा है। तो हमारे पास 2 रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिसोर्सेज, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। 2 सोर्सेज हमारे पास हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या आता है कि एक तो गोल्ड माइन साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइन, जो कि 3 से 4 किलोमीटर डेप्थ में है। और दूसरी है कोला पेनिनसुला। कोला रीजन जो है एक तरीके से आप कह लो कि आर्कटिक ओशन में जो है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के तहत हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक खोद पाए हैं साइंटिस्ट। तो वो एक हमारे लिए सोर्स हो गया। फिर वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वो एक सोर्स बताते हैं हमको है। मोल्टन मैग्मा जो धरती के अंदर से निकलता है, बाद में आकर के लावा बन जाता है, उसको नाम बदल देते हैं हम लोग हैं। धरती के अंदर रहोगे तो लावा मैग्मा बोलेंगे, ऊपर आओगे तो लावा बोलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये जो मटेरियल जो निकला धरती के अंदर से लावा के फॉर्म में, इसको हम लैब में पढ़ाई करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि धरती के अंदर कौन कौन से रॉक्स होंगी। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स क्या है कि हम प्रॉपर्टी के एनालिसिस करते हैं, इंटीरियर जानने का प्रयास करते हैं और माइनिंग एक्टिविटी, टेम्परेचर, प्रेशर,
हमने जो ये 12 किलोमीटर की ये खुदाई की यहाँ पे, और गोल्ड माइन में जो 3 से 4 किलोमीटर खुदाई की, इससे हमको एक बात दोस्तों मालूम पड़ी कि धरती में अंदर जाने, डेप्थ में जाने पर, डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है और प्रेशर बढ़ता है। डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पता लगी। और इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या हैं? तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स द इंटीरियर we know through the mining activity and temperature pressure increases with increasing the distance from the surface towards the interior of depth, and moreover it is also known as the density of material तो ये आपको बता दिया हमने। it is possible to find the rate of change of these characteristics, कि इन characteristics के बारे में जानने के लिए, और ये काफ़ी हालांकि पॉसिबल है कि हम इनडायरेक्ट सोर्सेज पर रिलाई कर सकें। और सबसे पहला जो मीटियोर्स है, मीटियोर्स जो कि धरती के आसपास चक्कर लगाते हैं एक तरीके से मान लो, तो जब धरती में आते हैं, टकराते आकर के हैं धरती के एनवायरनमेंट से, और जो बच जाते हैं, जो धरती तक पहुंच जाते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं एक तरीके से। ये पता लगाते हैं कि धरती कैसे बनी होगी, है ना, धरती के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सीस्मिक एक्टिविटी, कि धरती का ग्रेविटेशन पोल पे कम होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको पता है कि धरती ऐसी है, धरती, तो ये पोल है, ये धरती का सेंटर है यहाँ पे, और ये है इक्वेटर। तो अभी क्या है कि जो ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हर जगह सेम नहीं है, हर लैटिट्यूड पे सेम नहीं है। तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे है, इक्वेटर पे कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, और ग्रेविटी वहाँ ज़्यादा होती जहाँ डिस्टेंस कम होता। तो सेंटर से डिस्टेंस पोल पे कम है, तो इसलिए ज़्यादा है ग्रेविटी पोल पे। और जो मास ऑफ मटेरियल जो है ये भी अनइवन है, क्वालिटी अलग अलग है, तो इसीलिए आप कह लो कि उसका फ़र्क पड़ता है। रीडिंग, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए इसे हम बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली। क्यों? क्योंकि मटेरियल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, कि क्या मैटर कैसा क्या परफॉर्म करेगा। ये ग्रेविटी एनॉमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ mass of material in the crust of earth. Magnetic surveys also provide information about distribution of materials in the crustal portion, की कैसा मटेरियल है। सीस्मिक एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, और हमें जानेंगे कि स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स जो है कंप्लीट पिक्चर हमें प्रोवाइड करती है, कि जो सीस्मिक एक्टिविटी क्या है, कि जो तरंगें निकलती हैं धरती के अंदर से, वो एक होती बॉडी वेव्स, एक होती हैं सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में पी और एस वेव आती हैं, सरफेस वेव में लब वेव और रिले वेव आती हैं। ठीक है, रिले वेव आती हैं। तो धरती शेक क्यों होती है, ये हमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जानेंगे तो रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अक्रॉस द फॉल्ट। अभी आपको पता है कि अगर मैं धरती का टुकड़ा ऐसे लूँ, अगर गोल धरती ऐसे है मान लो, ठीक है, ये है सेंटर। अगर मैं इसको ऐसा टुकड़ा लूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्रस्ट बनाऊँ, यहाँ पे ऐसे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये यहाँ पे, तो जहाँ पर ये क्रस्ट पतली होगी, है ना, जहाँ पर क्रस्ट पतली होगी, तो वहाँ से मैग्मा लावा निकलेगा अंदर की तरफ, बाहर निकलेगा ये। तो ऐसा ही होता है तरंग दैर्ध्य में भी, जब तरंगें निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं अंदर से हैं, तो सबसे वीकेस्ट पोर्शन वो ढूंढती हैं, उसे बोलते हैं फॉल्ट। जहाँ पर फॉल्ट, तो फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। तो रॉक वहीं पर ब्रेक होगी जहाँ पे काफ़ी थिन होगी, पतली होगी। तो रॉक्स जो हैं
along the fall tend to move in opposite direction. An overlying rock strata press them, friction locks them together. और उनकी जो टेंडेंसी जो है मूव अपार्ट करने की, कि जैसे अंदर से वेव निकली और ये बहुत प्लेट पतली थी यहाँ पे, तो जो कि यहाँ पे बड़ी कमज़ोर है, तो नीचे से ये प्रेशर लग रहा है वेव का, और ऊपर जो कि रॉक इतनी तगड़ी है, जब ये प्रेशर अंदर से ज़्यादा होगा रॉक के मास से, रॉक का जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, तभी ये वेव बाहर निकल पाएगी. एज अ रिज़ल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड और इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर. तो ये बाद में जब टूट जाती है तो ये रॉक्स इधर उधर चली जाती है, ये इधर बढ़ जाती है, ये इधर बढ़ जाती है ना, ये इधर बढ़ेगी, ये इधर बढ़ेगी. दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी वेव जो है ट्रैवल करती है हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. ठीक है, जहाँ से एनर्जी निकलती है उसे फोकस बोलते हैं या उसे हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जहाँ से निकलती, और जब वो सरफेस पे जो नियरेस्ट पॉइंट है सरफेस पे, उसे एपिसेंटर बोलते हैं. मतलब कि धरती के अंदर फोकस होता है, बट सबसे पहले उस फोकस से, धरती के अंदर से जो फोकस है, सबसे पहले जब वो धरती के सरफेस पे पहुंचती है तो उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अर्थक्वेक वेव क्या है? सारे जो अर्थक्वेक्स हैं, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक जो है टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर में आपको बता चुका हूँ. ठीक है, यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इन लेटर पार्ट. आगे जानेंगे हम लोग इसके बारे में. इट इज़ sufficient to note here that the lithosphere refers to the portion of depth up to 200 किलोमीटर. लिथोस्फीयर सरफेस से 200 किलोमीटर तक के हिस्से को बोलते हैं हम लोग हैं. तो धरती के सरफेस से जब 200 किलोमीटर की गहराई तक जाओगे आप तो उसे बोलेंगे लिथोस्फीयर. और जो इंस्ट्रूमेंट सीस्मोग्राफ जो है वो इन वेव्स को मापता है. ठीक है, और किस पे मापता है? सीस्मोग्राम पे मापता है. तो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र हमारे पास है, वो सीस्मोग्राफ है, और जिस पर ये चीज़ें नापी जाती हैं उसको बोलते हैं सीस्मोग्राम. नोट दैट द कर्व शोज द डिस्टिंक्ट सेक्शंस ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. अर्थक्वेक वेव्स आर दो तरीके की, एक होती हैं बॉडी वेव्स, एक होती हैं सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स हैं जो एनर्जी रिलीज होती है फोकस से और सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है थ्रू आउट बॉडी. धरती की बॉडी पर वो ट्रैवल करती है, इसीलिए उसको नाम दिया गया, और हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, तो इसे बोलते हैं बॉडी वेव्स. द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद दी सरफेस वेव्स. द बॉडी वेव जो है वो इंटरेक्ट करती हैं सरफेस वेव पर और जनरेट जो करती हैं नई तरीके की वेव्स, सरफेस वेव्स. दीज वेव्स मूव अलॉन्ग सरफेस. ये सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं बिकॉज सरफेस पे आ चुकी हैं, और वेलोसिटी चेंज होती है जब मटेरियल की डेंसिटी चेंज होती है. ज़्यादा डेंस मटेरियल है तो ज़्यादा उसकी स्पीड होगी. ठीक है, डायरेक्शन भी उनका चेंज होता है जब वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करती हैं. ठीक है, दो तरीके की बॉडी वेव्स होती हैं, पी और एस वेव्स. पी वेव जो है फास्टर ट्रैवल करती हैं, जल्दी पहुंचता है. सबसे पहले जो वेव्स आती हैं उन्हें पी वेव बोलते हैं. इसके बाद में जो वेव आती हैं उन्हें बोलते हैं एस वेव्स, और जो लास्ट में जो अराइव होती हैं उनको बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सरफेस वेव. ठीक है, दीज वेव्स, पी और एस वेव को बोलते हैं प्राइमरी वेव्स. द पी वेव्स साउंड वेव की तरह होती हैं और ये गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में चलती हैं. एस वेव्स जो हैं सरफेस पे कुछ देर बाद आती हैं, इन्हें सेकेंडरी वेव बोलते हैं. तो पी को बोलते हैं प्राइमरी वेव और एस को बोलते हैं सेकेंडरी वेव. और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एस वेव जो है केवल और केवल सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल करती हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है एस वेव की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से हम जान पाए हैं कि धरती के अंदर सॉलिड कहाँ पे है, लिक्विड कहाँ पे है. तो एस वेव बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है. तो क्योंकि बिकॉज जो पी वेव है वो तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल करती है ना. एस वेव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइंटिस्ट को हेल्प किया कि अंदर का ढांचा कैसा है. रिफ्लेक्शन जो है, वेव गई और टकरा के वापस आ गई,
ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ मटेरियल बदला है। और वेरिएशन जो है डायरेक्शन में, ये दिखाता है कि सीस्मोग्राफ पे सरफेस वेव्स जो हैं वो लास्ट में आती हैं सीस्मोग्राफ पे, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस पर ट्रैवल करती हैं। सरफेस पर ट्रैवल करेंगे तो सरफेस में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, रॉक का डिस्प्लेसमेंट, बिल्डिंग गिरना, भूकंप आना, आप देखते होगे पुल टूट गया, ये सब सरफेस वेव से ही होता है। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव का प्रोपोगेशन क्या होता है अभी जानेंगे हम लोग कि डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर्स एज दे मूव एंड प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशंस इन द बॉडी ऑफ रॉक। जो धरती की जो रॉक्स हैं, बॉडी हैं, जो रॉक होती धरती की, वो कई सारे मिनरल से मिलकर बनी होती है, और मिनरल्स होते हैं वो एलिमेंट से बने हुए होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पी वेव्स जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं पैरेलल टू, जैसे स्प्रिंग आप लो ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे थोड़ा झटका दो ऐसे, तो ये स्प्रिंग बढ़ जाएगी, कुछ देर बाद ये फिर पास में आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं पी वेव। एस वेव कैसे चलती है? सांप की तरह, सांप की तरह चलने वाले को बोलते हैं एस वेव, सेकेंडरी वेव। ठीक है, इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल। की जो पी वेव होती है ऑब्वियसली ऐसे चली, फिर सिकुड़ गई, इतना हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर सिकुड़ गई, तो ये मटेरियल जैसे कि यहाँ पे ऐसे 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 था, यहाँ पे क्या हुआ कि आपस में पास में आ गए मटेरियल, फिर यहाँ पे दूर दूर हो गए, फिर यहाँ पे पास में आ गए, तो इस तरीके से होता है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव वर्टिकल प्लेन। की वर्टिकल जो प्लेन है इससे वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, क्योंकि वो सांप की तरह चलती है ऐसे ऐसे। ठीक, दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रस्ट, ट्रफ और क्रस्ट बनाती है मटेरियल, ऊपर नीचे होती हैं, ये क्रस्ट ये ट्रफ। शैडो जोन क्या क्या होते हैं कि कहाँ पर, जहाँ पर ये वेव जा ना पाए उसे बोलते हैं शैडो जोन। तो अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सीस्मोग्राफ्स, और स्पेसिफिक एरिया होती जहाँ पर ये रिपोर्ट नहीं करता है, तो इस जोन को बोलते हैं शैडो जोन। धरती के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील्स दैट फॉर ईच अर्थक्वेक, तो शैडो जोन है। अब फिगर 1 और 2 में देख लेते हैं क्या है कि देखो ये कोर था, ये बहुत बड़ा मेंटल यहाँ तक है मान लो, अगर ये फोकस यहाँ तक है तो जो जहाँ ऐसे ऐसे गई है सेकेंडरी वेव यहाँ तक गई, केवल पीले वाले हिस्से तक गई है। ठीक, पीले वाले इसे बोलते हैं सेकेंडरी जोन। और जो चूंकि ये आउटर कोर लिक्विड है तो इसीलिए एस सेकेंडरी वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाई, एस वेव, बट पी वेव ट्रैवल कर लिया। तो पी, बट चूंकि ये सॉलिड से लिक्विड में थोड़ा सा आ गया तो इसने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन बदल लिया पी वेव ने, तो ये पाया गया कि कुछ ना कुछ तो है, तो बाद में पता लगा लिक्विड है ये, इसी से मालूम पड़ा कि लिक्विड है यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ही ये यहाँ पे पी वेव का शैडो जोन सिर्फ 103 से 142 तक होता है, बाकी एस वेव का शैडो जोन 103 के बियॉन्ड पूरा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बस इसमें यही सब चीज़ें लिखी है। शैडो जोन ऑफ एस वेव का ज़्यादा होता है, आपको पता है कि वो 103 के बाद 103 डिग्री सेल्सियस 103 डिग्री एंगल के बाद में वो दिखता ही नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि शैडो जोन इज लार्जर, मच लार्जर देन पी वेव्स। शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स एज अ बैंड अराउंड अर्थ बिटवीन इतना इतना अवे फ्रॉम एपिसेंटर। शैडो जोन ऑफ एस
एस वेव्स जो है ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट आल्सो लिटिल ओवर 40% ऑफ अर्थ सरफेस, कि लार्जर ओनली इन एक्सटेंट कि 40% तक की जो है शैडो जोन इसका कवर करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा इसका शैडो जोन है। और शैडो जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि मटेरियल क्या, आखिर यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि धरती के अंदर क्या है। तो मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, दीज आर जनरेटेड ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स जब शिफ्ट होती है आपस में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में है ये। और जब अर्थक्वेक वोल्केनो से बनता है तो उसको बोलते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। जब माइनिंग एक्टिविटीज़ बनता है तो उसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। और जब किसी न्यूक्लियर बम या किसी का धमाका होता है तब उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स, उससे जब धमाका होता है। और दो अर्थक्वेक इवेंट्स जो हैं वो दो स्केल्स पर मापे जाते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड वो होता है जैसे कि आपने पढ़ाई खूब सारी की तो मैग्नीट्यूड आपका है 8 घंटे पढ़ने का है, बट नंबर आपके आए 100 में से सिर्फ 70। दूसरा बच्चा है उसने भी 8 घंटे पढ़ाई की, उसके नंबर आए 90। तो इंटेंस मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आप, बट इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग हो गई। कोई 70 नंबर ला रहा है उतना पढ़ के, कोई 90 नंबर ला रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थक्वेक तो आया था मैग्नीट्यूड जितना था, बट उसका धरती पर कितना इम्पैक्ट हुआ, धरती की प्रॉपर्टी कितनी तबाह हुई, ये देखते हैं। तो ह्यूमन लाइफ को कितना नुकसान हुआ ये बताती है हमको इंटेंसिटी। और साइंटिफिक एविडेंस धरती के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि धरती के बारे में यही बताएगा मैग्नीट्यूड। और अच्छा इसकी स्केल होती है, मैग्नीट्यूड की होती है रिक्टर स्केल और इंटेंसिटी की होती है मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल 1 से 12 तक होती है और रिक्टर स्केल 0 से 10 होती है। तो आपको याद रखना है। ऊपर के 6 हैं इनको हमने लैंडफॉर्म पर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर्स भी उनका भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। सुनामी, इफेक्ट ऑफ सुनामी जो है तभी होगा जब एपिसेंटर ट्रिमर का बिलो वाटर होगा। अच्छा बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, बट उन अर्थक्वेक जो वेव्स जनरेट करती हैं बहुत तेज़ से आते हैं, जो वेव्स को बुलाते हैं सुनामी। जो वेव से जनरेट, सुनामीज आर ऑलवेज, सुनामीज क्या है, द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर सुनामीज आर वेव्स। सुनामी क्या है, कुछ नहीं और सिर्फ वेव है, ठीक। ये जो अर्थक्वेक आया है उसी से ये वेव्स जनरेट हुई हैं। दो द एक्चुअल क्वेक लास्ट्स फॉर फ्यू सेकेंड, बट उसका इम्पैक्ट बाद में कई घंटों तक देखने को मिलता है। और उन अर्थक्वेक को हम काफ़ी बड़ा मानते हैं जो रिक्टर स्केल 5 से ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है कि कौन कितना लाइफ कितनी इम्पैक्ट हुई है। 8+ से रिक्टर स्केल 8+ पे मैग्नीट्यूड जो है उस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स काफ़ी कम आते हैं। एक से 2 साल में कई बार आते हैं, बट टाइनी जो छोटे मोटे जो अर्थक्वेक्स हैं वो लगभग रोज़ ही आते हैं और आते ही रहते हैं अगर मैं कहूँ। अब हम पढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो क्रस्ट जैसे होता है कि मेंटल कोर, मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 लेयर्स में मेनली मेजरली डिवाइड करते हैं अर्थ को। तो अगर मैं अर्थ ऐसे बनाऊँ ऐसे, तो इसमें जो पहली लेयर है ऐसे, तो ये है येलो वाली है कोर। ये कोर भी 2 में डिवाइड कर लूँ अगर मैं ऐसे, तो जो पीला वाला कोर है ये लिक्विड में है, लिक्विड कोर। ये अंदर वाला है ये सॉलिड कोर। मेंटल भी 3 प्रकार के हैं। ये मेंटल यहाँ से ऐसे, तो जो ये वाला जो मेंटल है इसको बोलेंगे हम एस्थेनोस्फेयर। ये वाला सॉलिड, ये वाला क्रस्ट तो सॉलिड है ही है,
फिर ये वाला भी सॉलिड है। तो अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाला क्रस्ट और प्लस सॉलिड ये है, इसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर इसको बोलते हैं। और अगर आप इसको डेंसिटी ये देखो ज़रा कि द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट ओशन में और कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि धरती पर जो हम लोग रहते हैं कॉन्टिनेंट पे, और समुद्र के नीचे जो ओशनिक जो है ओशियानिक क्रस्ट है, एक तो ओशियानिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओशियानिक क्रस्ट थिनर है, मतलब पतली है। अगर मान लो क्रस्ट ये अगर क्रस्ट थी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हमने केवल डायग्राम के लिए बता दी, बाकी होगी ऐसी। और ये भरा होगा पानी। तो इस वाली को जब हमने मीन निकाला तब हमने इसको ऐसे बना दिया सिर्फ दिखाने के लिए, वरना है तो ऐसी ना। तो ये वाली जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ये ज़्यादा है, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, और ओशियानिक वाली ये है, इसको हम 5 किलोमीटर मानते हैं। मतलब अगर एवरेज मान लें सबका तो 30 निकल के आती है। ठीक, डेंसिटी भी 2.7 के आसपास में है। मेड अप ऑफ हैवियर रॉक, ये आपको पता होगा। मेंटल जो है ये क्रस्ट के नीचे से ले जा कर के ऊपर तक, अगर मैं 70 किलोमीटर से जो है एक तरीके से अगर मानूँ मैं, तो ये 2900 किलोमीटर तक गहराई इसकी है। और ये 70 से 400 तक तो एस्थनोस्फेयर है, ऐसा आप मानिए कि एस्थनोस्फेयर है। और मेन सोर्स ऑफ मैग्मा भी है। तो अगर आप देखें तो मेंटल ये एक तरीके से, ये वाली देखिए जो लेयर है यहाँ पे, ये वाली लेयर, ये लेयर देखिए अपर मेंटल है, ये सॉलिड में है। और ये जो है ये वीक, ये वाली एस्थनोस्फेयर है। ये वाली अपर मेंटल है, ये वाली एस्थनोस्फेयर है, और ये वाली फिर अगेन ये मेंटल है, ये पूरी मेंटल है। तो ये जो ऊपर वाली जो है ये लेयर पीली, और ये इसको बोलते हैं हम लोग हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, तो अगेन डेंसिटी इसकी जो है हायर है क्रस्ट से, 3.4 है। उसकी कितनी थी? 2.7 थी। और इसकी थिकनेस कितनी है? क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल जो है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसकी थिकनेस है 100 से 200 किलोमीटर। तो ये जो लिथोस्फेयर की जो मोटाई है ये 200 किलोमीटर तक हो सकती है, बिकॉज ये इसने बहुत सारा पार्ट जो है वो मेंटल का भी कंज्यूम किया है, इसीलिए हम लोग मानते हैं। तो लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड दी एस्थनोस्फेयर। लोअर मेंटल जो है वो, और ये सॉलिड स्टेट में है। लोअर मेंटल जो है एक्सटेंड्स बियॉन्ड एस्थनोस्फेयर। जो एस्थनोस्फेयर के नीचे वाली बात जो है वो वाला मेंटल सॉलिड स्टेट में है। ये वाला पार्ट सॉलिड में है, क्योंकि ये मेंटल के नीचे है। अब आते हैं कोर पे। तो आउटर कोर लिक्विड में है। ये क्यों है? क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके है। ऐसा नहीं है कि यहीं से लिक्विड शुरू हो गया, यहाँ से सॉलिड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सॉलिड, फिर इससे कम 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 कम। यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और जो कोर के लास्ट में बिल्कुल है यहाँ पे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इतना अंतर आता है इसमें। ठीक है, और ये 29 धरती से सरफेस से अगर नीचे जाओगे 2900 किलोमीटर तक, तो यहाँ तक तो पड़ेगा मेंटल पूरा, मतलब मेंटल और क्रस्ट मिला करके। 2900 किलोमीटर के जब आप बाद में जाओगे उसके बाद में पड़ेगा क्रस्ट। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं 73-70 तक बात करूँ, अगर मैं 6400 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, किलोमीटर की रेडियस है, तो 2900 अगर मैं घटा दूँ इसमें से, तो कितना बचा यहाँ पे?
3500 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये जो है कोर है, बट वॉल्यूम कम है बिकॉज ये छोटा सा है। आप ऐसा कर लो, ऐसे अगर, तो इसका वॉल्यूम कम होगा, बट मेंटल का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि मेंटल इतने में आया है, क्योंकि इसकी जो रेडियस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक। और इसकी डेंसिटी इतनी है। इस तरीके से आप देख सकते हो। फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे वोल्केनो के, जहाँ पे गैस एसेस वगैरह आए होंगे। वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है अगर वो जल्दी ही रिलीज़ हुआ है, ठीक है। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज़ मेंटल, इट हैज़ हायर डेंसिटी देन क्रस्ट। क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी मेंटल की, मेंटल से ज़्यादा क्रस्ट कोर की। तो ये डेंसिटी डिफरेंशिएशन ही हुआ है, इसीलिए ये चीज़ें डेंसिटी ज़्यादा नीचे की होती है। मेंटल के पास एक वीकर जोन होता है, जो ये वाला एस्थेनोस्फेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, रॉक पिघलती है, मॉल्टन रॉक जैसे उबलती हुई है, और यही से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। जो निकलता है उसे मैग्मा बोलते हैं, और ये फ्लो करने लगता है बाकी सारे धरती के सरफेस पे। कुछ तो जो है वो क्रस्ट में ही दब के रह जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको बैथोलिथ बोलते हैं, बैथोलिथ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। लावा जब सरफेस पे आता है उसे लावा बोलते हैं। मैग्मा धरती के अंदर रहता है, लावा जब धरती के ऊपर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्री। पायरोक्लास्टिक का मतलब वही चीज़ें जो सल्फर और मैग्नीशियम के पार्ट जो हैं, इस तरीके से। वोल्केनिक बॉम्ब के रूप में इस तरीके से निकलते हैं। डस्ट गैसेस वगैरह निकलती हैं, नाइट्रोजन, सब कुछ निकलता है इसमें से। मतलब धरती के अंदर जो कुछ भी है सब निकलता है। वोल्केनो क्या होते हैं? वोल्केनोस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। शील्ड वोल्केनो, पहला शील्ड वोल्केनो, ये बसाल्ट फ्लो को छोड़ करके, बसाल्ट फ्लो के अलावा ये वोल्केनोस जो होते हैं लार्जेस्ट होते हैं। बसाल्ट वोल्केनो इतने बड़े नहीं होते हैं। ये सारे वोल्केनोस इतने सबसे बड़े वोल्केनोस में आते हैं। हवाईयन आइलैंड वोल्केनोस जो हैं वो सबसे फेमस वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो के। ये वोल्केनो जो हैं ये बसाल्ट से बने होते हैं। एक लावा जो कि बहुत ज़्यादा, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। जब इरप्ट होता है बहुत ही फ्लूइड होता है, मतलब कि बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है जब इरप्ट होता है। ऑब्वियस सी चीज़ है कि गाढ़ा, जब आप कुछ गर्म करोगे तो घी गाढ़ा हो गया, मान लो उसको गर्म कर दोगे तो वो पानी जैसा बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे रीजन है। फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप। ये ऐसे वोल्केनो ऐसे निकलते हैं। ये तो स्टीप नहीं है। स्टीप किसे बोलेंगे? ऐसा वोल्केनो कि जिसमें स्लोप ज़्यादा हो। यहाँ पर स्लोप बहुत कम है। दे बिकम एक्सप्लोसिव अगर इसमें पानी चला जाए, कि मान लो वोल्केनो निकल रहा था, ऊपर से बारिश भी होने लगी, तो ये दगते बहुत है, मतलब इस तरीके से। जबकि अदर और इनमें फिर भी कम पटाखे रहते हैं इसमें। एक तरीके से वोल्केनो निकल रहा हो और पानी बरस रहा हो तो थोड़े से कम एक्सप्लोसिव है। जो लावा जो निकल रहा है फाउंटेन के फॉर्म में, वो कोन डेवलप करता है, उसे सिंडर कोन बोलते हैं। दूसरे वोल्केनोज आते हैं कंपोजिट। दीज वोल्केनोज जो है कैरेक्टराइज्ड बाई कूलर और मोर विस्कस लावा देन बसाल्ट। गाढ़ा काफ़ी इसमें निकलता है मटेरियल, गाढ़ा मटेरियल, ठीक है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा फॉर्म डेवलप करते हैं। शील्ड वोल्केनो क्या था कि वो ऐसा फॉर्म डेवलप कर रहे थे बिकॉज ये काफ़ी कोई चीज़ निकली तो यहाँ तक बहती चली गई, बिकॉज ये पतले थे, सिलिका कंटेंट कम था। इसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। These volcanoes often result in explosive eruptions along with lava, large quantities of pyroclastic material। ये भी आता है, हाँ सब। This material accumulates in vicinity of vent opening lead to the formation of layers. This makes mounts appear as a composite volcano। composite volcano निकलता है ऐसा, जैसा कि मैं आपको बताया। कैल्डेरा क्या होता है कि ये निकलते हैं और इनका जो, जैसे कि इनका जो फोकस होता है ये बहुत पास में होता है जहाँ से निकल रहे हैं, तो बहुत दगते बहुत है। मतलब ये सबसे ज़्यादा आप कह लो कि
ख़तरनाक यही होते हैं, मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं धरती पर। ये बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, पटाखे टाइप के होते हैं ये, और टॉल बिल्डिंग के इतना तक उड़ जाते हैं। और जब ये ज़्यादा इनकी हाइट बढ़ जाती है तो ये कई बार तो अपने ऊपर ही तक जाते हैं, फिर ये ऐसे को डेवलप कर लेते हैं। इसे बोलते हैं क्रेट, इसे बोलते हैं कैल्डेरा। ठीक है। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स दैट मैग्मा चैम्बर बहुत ही पास में है, मतलब कि जहाँ से फोकस है बहुत पास में ही है, ऐसा कुछ मान लो यहाँ पे। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, फ्लड बसाल्ट, दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा, बहुत ही पतला, घी जैसा नहीं होता, घी, घी को जब आप गर्म कर दो आप तो घी बन जाता है, उस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे। फ्लूइड लावा, लावा होता है, फिर लावा को जब गर्म कर दो तो लावा पतला हो जाता है, फिर वो निकलता है और बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सम पार्ट्स कवर 1000 किलोमीटर्स, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये। ठीक है। बहुत सारी सीरीज़ में ये, जैसे कि मान लो यहाँ से निकला तो यहाँ निकला, फिर इधर निकला, साथ में इधर निकला, तो सीरीज़ में ट्रैवल करता है ये। 50 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, थिकनेस इसको बोल सकते हो कि ऐसे निकला, 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 फिर ऐसे बहा, ऐसे बहा, ऐसे बहा, फिर ऐसे निकल के ऐसे ऐसे से बहा, फिर ऐसे 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 से बहा, तो निकल यहाँ से रहा है। तो ये 50 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो गई और ये हज़ारों किलोमीटर तक ये बह जाता है। डेक्कन ट्रैप्स जो महाराष्ट्र में है वो इन्हीं का एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र जो प्लेटू बना है वो इसी से बना हुआ है। ठीक है। मिड ओशनिक वोल्केनोज, कि ये समुद्र के अंदर सबसे अगर बड़ी माउंटेन चेन अगर आपसे कोई पूछे कौन है, तो बहुत लोग बोलेंगे एंडीज़, बहुत लोग रॉकीज़, बहुत लोग हिमालयाज़। बट दोस्तों ये गलत बात है, बिकॉज सबसे बड़ी माउंटेन चेन समुद्र के अंदर है, जिसके बोलते हैं हम मिड ओशियानिक रिज, जिसे बोलते हैं। 70,000 किलोमीटर लंबी ये हर ओशन में मिलेगी आपको, ये इतनी बड़ी चेन है ये। सेंट्रल पोर्शन जो है वो फ्रिक्वेंट इरप्शंस ये फेस करता है, और आपको पता होगा कि इसीलिए शायद जो ओशियानिक जो क्रस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो बहुत नई है कंपैरेटिवली, मुश्किल से 20 करोड़ साल पुरानी है, 20 करोड़ साल पुरानी है। और जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो 300 करोड़ साल पुरानी है। तो आप इस चीज़ को समझिए। और जो बिल्कुल जो मिड ओशियानिक जो रिज है उसके पास में जो है बिल्कुल, वो तो अभी भी निकल रही है। मतलब अभी अगर जाओ जुलाई अगस्त 2026 में जाओ अगर आप, तो अभी भी वो कुछ कुछ मटेरियल निकल रहा होगा, बट स्पीड स्लो है इंसानों के लिए। जब धरती की टाइम पीरियड के हिसाब से देखोगे तो वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। अब इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, इंट्रूसिव फॉर्म्स क्या होते हैं ये जानते हैं इसमें। लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनोस इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। लावा निकला फिर ये कूल हो गया, जो लावा निकला और फिर सॉलिड बन गया उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। द कूलिंग में टेक्स प्लेस आइदर ऑन सरफेस, या तो सरफेस पे होगी, धरती के बाहर सरफेस पे होगी, या तो वो धरती के अंदर ही होगी। दो तरीके से हो सकती है। ठीक। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ कूलिंग ऑफ लावा, इग्नियस रॉक्स जो है वोल्केनिक रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो वोल्केनिक रॉक्स में या तो प्लूटोनिक रॉक्स में। जब वो सरफेस पर कूल करते हैं तो उसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, और जब वो धरती के अंदर ही कूल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। लावा जो कि लावा दैट कूल्स विद इन क्रिस्टल पोर्शंस अज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है। दीज फॉर्म्स इंट्रूसिव, जो लावा जब क्रस्ट में, धरती के क्रस्ट के अंदर ही जब फॉर्म होते हैं, मतलब वोल्केनिक रॉक बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। और ये फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसके बारे में दोस्तों बाद में पढ़ेंगे। अब हम ये पढ़ लेंगे बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लैपोलिथ्स एंड फैकोलिथ्स एंड सिल्स। तो ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।
बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट बचा रह गया है। थैंक यू।